नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ओपीएम के बारे में और उसके किंग पिन रूब्रिक फियर एक्स्ट्रावैगेंस आपको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पेशेंट का जो है जो वर्जन होता है, पेशेंट किस तरीके से बात करता है, तो हम इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं या इस रूब्रिक का जो अर्थ है वो क्या है, और कुछ केसेस को लेंगे इस वीडियो में जिससे ये रूब्रिक बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि जो ओपीएम मेडिसिन है वो इसी रूब्रिक के आसपास रिवॉल्व करती है। और अगर हम यहाँ इस रूब्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो ऑलमोस्ट ओपीएम जो है वो हमको समझ में आ जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, लेते हैं रूब्रिक फियर एक्स्ट्रावैगेंस ऑफ। मित्रों, ये जो रूब्रिक है इसको जो लोग अप्लाई करते हैं, जो लोग लगाते हैं, वो जानते हैं कि हम इसमें लेते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ बढ़ जाने का डर होता है, ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ में ये केवल इतना ही नहीं है, ये रूब्रिक और डीप में है और डेप्थ में है। इस रूब्रिक को अच्छे से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मित्रों, ये जो रूब्रिक है ये दो शब्द जो हैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इन दो शब्दों को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में हम लेंगे इसके केसेस। इसमें एक शब्द है फियर। फियर हमेशा जो है ये फ्यूचर का होता है, मतलब आज जो कंडीशन है इस कंडीशन को लेकर के वो आदमी इतना परेशान नहीं है, लेकिन उसको ये डर है कि भविष्य में इसकी जो कंडीशन होगी वो जो है वो वर्सन हो जाएगी। दूसरा वर्ड है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि एक लिमिट, एक्स्ट्रा का ये मतलब होता है कि किसी एक्सटेंट तक कोई चीज़ है उससे ज़्यादा, मतलब 1 किलो है यहाँ तक ठीक है लेकिन उससे ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा जो है ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पहले कोई चीज़ है तब तक नहीं, उससे जब आगे बढ़ रही है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में जो है इस शब्द का एक्स्ट्रावैगेंस का मतलब है फिजूल खर्ची। फिजूल प्लस खर्च मतलब हम खर्च करने के लिए तो तैयार हैं, खर्च करने, जब तक खर्च करने तक की बात है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद हमको लग रहा है कि इस खर्च से ज़्यादा फिजूल हो रहा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें कि घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दाल चावल रोटी, मतलब खाने पहनने और रहने भर का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये तो खर्चे में आता है, इसके लिए कोई बर्डन नहीं है। लेकिन उसके साथ में पार्टी करना, होटल में जाना, घूमना फिरना, इसको हम अवॉइड कर सकते थे। तो ये जो खर्चा है ये हमारा ये फिजूल खर्ची में जाएगा। तो फिजूल खर्च होने का डर, ये इस रूब्रिक की जो सीधी सादी और हिंदी में मीनिंग है। अब इसका ये मतलब हुआ कि इसको अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक तो ठीक है, उसके आगे जो चीज़ हो रही है वो चीज़ होने का डर। इस पेशेंट में, ओपीएम का जो पेशेंट होता है वो हमेशा एक लिमिट बना के चलता है। लिमिट बनाने का मतलब ये सपोज करिए कि हमको जो है आज मार्केट जाना है और हमको कोई सामान ख़रीदना है, उस सामान की कीमत हम 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये एक अपने बजट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमको पता चला कि ये सामान 15 रुपये का नहीं, ये तो 40 रुपये का है। तो ये 15 तक हम खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन 15 के आगे जो ये 40 रुपये बढ़ गया, ये जो है ये हमारे लिए ये गड़बड़ हो गई। तो यही चीज़ है फियर एक्स्ट्रावैगेंस आप में, कि हम हर एक आदमी का जो है जो माइंड होता है वो हर एक चीज़ का आकलन करके चलता है कि चलो ठीक है इतना होगा, उतने तक तो वो बिल्कुल दूसरे जोन में रहता है। देखिए ये एक सामान्य सी चीज़ है, ये सबके साथ होता है, लेकिन जो ओपीएम की जो पर्सनालिटी है वो, अगर हम जो ओपीएम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ओपीएम हमेशा 2 स्टेज में रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन। इसके लिए डॉक्टर केंट साहब ने लिखा है, मतलब एक लाइन होती है, उस लाइन के इस तरफ वो एक पर्सनालिटी रहता है और उसके दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी हो जाता है। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि एक तरफ ये जो है स्लीपीनेस और स्टूपर की कंडीशन में रहेगा, तो दूसरी तरफ अगर इसका जो सेकेंडरी एक्शन होता है उसमें ये स्लीपलेसनेस और
नर्वसनेस, एक्साइटमेंट की कंडीशन में होगा। ये भी पैथोलॉजिकल है, वो भी पैथोलॉजिकल। एक तरफ कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, दूसरी तरफ डायरिया कॉज करता है। मतलब ओपीएम की जो पर्सनालिटी होती है वो दो अलग स्टेजेज में रहती है, दो अलग फेजेज में रहती है, और दोनों फेजेज एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे जो है ओपीएम के साथ होती है कि हम सभी लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें होती हैं। एक जनरल सी बात है कि हमको अगर कोई सामान लेने जाना है तो वहाँ पर हम एक अपना जो है बजट बना के जाते हैं, और उससे ज़्यादा होता है तो लोग वापस चले आते हैं, कोई बहुत नहीं। लेकिन ये क्या होता है कि ये जब इसकी लिमिट क्रॉस होने लगेगी तो ये एक फेज से दूसरे फेज में चला जाएगा। पहले फेज में इसमें जो रूब्रिक्स आती हैं वो है कंटेंट, वो रूब्रिक है कंटेंट। कंटेंट को 1 मिनट में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। संतुष्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आसपास वातावरण में हो रही हैं उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। जैसे अगर कहीं पे कोई जो है बहुत खुशी की बात हो गई, अचानक इसकी लॉटरी लग गई, इसका पैसा शेयर मार्केट में लगा है, वो बहुत ऊंचा, बहुत जो है तेज़ी से निकल गया, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ हो गई, या फिर जो है इसका प्रमोशन हो गया, इस तरीके की कोई बहुत खुशी की बात होती है तो एक आम आदमी क्या होता है, उसके अंदर एक जो है उमंग, एक इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और दूसरी तरफ अगर कोई जो है घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई लविंग पर्सन इसका एक्सपायर कर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरीके तुरंत ये पेशेंट जो है वो दुख की अवस्था में जाता है, तुरंत एक सामान्य आदमी दुख की अवस्था में जाता है। लेकिन जो ओपीएम की पर्सनालिटी होती है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत खुशी की भी बात होगी तो भी इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और बहुत कोई जो है दुख की, बहुत डर की, बहुत कष्ट की बात होती है तब भी इसके लिए बहुत कोई बात नहीं होती है। इमोशनल लेवल पे ये प्लेसिड होता है। डॉक्टर फाटक सर ने लिखा हुआ है, प्लेसिड का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें बहुत ज़्यादा उदासीन बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशंस नहीं इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जैसे कहते हैं नहीं कि ये ना तो बहुत ज़्यादा कभी खुश होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा कभी गम में रहते हैं। वो जैसे कहते नहीं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, उस वाली स्टेज में कंटेंट होते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं। तो इनको अगर कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इस तरीके की भी समस्या होती है, उसको भी ये वैसे ही हैंडल करते हैं, उसको देखते हैं। अलर्ट रूब्रिक में है। अलर्ट का मतलब होता है कि हम कहते हैं कि यहाँ पर फोर्स अलर्ट मोड में है, या जैसे कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो रहा होता है, कहीं कोई बलवा होने की गुंजाइश होती है, चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सारी फोर्स होती हैं और वो अलर्ट मोड में रहती है। और जब तक वहाँ पे नारेबाजी हो रही, जब तक जो है क्या बोलते हैं, नारा लग रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो केवल वेट एंड वॉच करते रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कोई जो है इस तरीके की घटना हुई, पथराव शुरू हुआ या आगजनी शुरू हुई या भीड़ उग्र होने लगी, तो तुरंत वो अपना पूरा एक्शन होता है और पुलिस उसको लेकर के जो है वहाँ पे लाठीचार्ज, आंसू गैस और इस तरीके की कंडीशन होती है। ठीक यही ओपीएम के साथ होता है। एक तरफ वो कंटेंट की कंडीशन में रहता है, लेकिन कंटेंट होते हुए भी वो अपने जो है परिस्थितियों के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए रखता है। और लेकिन अगर जो है वो तब तक अलर्ट मोड में है और देख रहा है, वॉच कर रहा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कंटेंट में जो होता है आदमी, वो उसका जो है इमोशन बिल्कुल नॉर्मल है, तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन जैसे ही उसको लग रहा है कि ये इसके लिमिट को क्रॉस करने जा रही है, तो तुरंत वो अपने पूरे एक्शन में आ जाता है। यही चीज़ है इसमें एक्स्ट्रावैगेंस में समझने वाली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि जब तक वो व्यक्ति उसको जो है उस प्रॉब्लम को, जो भी उसकी तकलीफ़ है, जो भी उसकी बीमारी है, उसको एक अवस्था तक वेट एंड वॉच करता रहता है, देखता रहता है कि ये कितना बढ़ेगी, कैसे क्या होगा, क्या हो रहा है। अभी तक कल 1 दाना था, आज 2 दाना हो गया, अभी ये दाना पक रहा है, अभी ये देख रहे हैं, अभी ये आज और देखा 3 दाना हो गया, अभी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे अगर अगर आदमी की लिमिट जो है वो 3
तीन स्पॉट तक है, 3 दाने तक है तो कोई बात नहीं। किसी की लिमिट उसने 2 दाने तक बना रखी तो जैसे तीसरा निकलेगा वो तुरंत जो है वो घबरा जाएगा, और अगर 3 दाने तक है तो जैसे चौथा निकलेगा वो घबरा जाएगा। तो मतलब इस तरीके से वो जो बंदा होता है अलर्ट होता है, इसलिए जो ओपीएम का पर्सन है वो आसपास की चीज़ों को वॉच करता रहता है, उसको सारी चीज़ें पता रहती हैं कि जैसे क्या हुआ कि अक्सर उसको कभी कभार जो है दिन में 2 बार 3 बार स्टूल पास होने जाना पड़ता था, तो वो 2 या 3 बार को नॉर्मल मान के चलता है, उस पर तब तक कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन जब 4 या 5 बार हो गया तब अब उसको लगा कि अब ये लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो फियर एक्स्ट्रावैगेंस में जो है हर जो ओपीएम का जो बंदा है, जो ओपीएम की पर्सनालिटी है, वो क्या करती है कि एक लिमिट बना के रखती है, और जैसे ही चीज़ उस लिमिट को क्रॉस करती है वैसे ही वो कंटेंट से उठ करके फ्राइटफुल फैंसीज में चला जाता है। फ्राइटफुल फैंसीज का मतलब कि अब उसको जो है, फ्राइट का मतलब होता है कि पास्ट में कोई इवेंट हो चुका है, कोई डर से वो गुजर चुका है पास्ट में, तो वो जो है उसको अपने पास्ट के डर से जोड़ता है। अरे यार अभी तो ऐसा हुआ था, एक बार मुझको ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई थी और यहाँ तक तो मतलब मुझको फिर ऐसे हो गया था, और तरह तरह की बातें वो बनाने लगता है। फिर वो डर जाता है और डरने के बाद फिर वो फियर एक्स्ट्रावैगेंस में जाता है कि अब भविष्य में मुझको कहीं ये जो तकलीफ जो बढ़ रही है ये वैसी तो नहीं हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि अगर हम केवल वर्जन को लेते हैं पेशेंट को के, तो हम वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे हुआ नहीं कि ये हम कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझको जो है यहाँ पे मेरा शोल्डर पेन है, और ये हमने पूछा कि कब से आपको दर्द है कंधे में, तो वो कह रहा है डॉक्टर साहब ये दर्द तो हमको 5-6 महीने से है, लेकिन अभी तक ऐसे चल रहा था। तो हमने कहा फिर अभी आप आज क्यों दिखाने आए? तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि कल से वो मुझको थोड़ा सा लिखने पढ़ने में तकलीफ़ होने लगी। अभी तक तो ये था कि ठीक है सुबह हो रहा था, शाम को हो रहा था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा, दिन भर होने लगा, लेकिन अब ये मुझको जो है वो काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये देखिए, अगर ये वर्जन हम केवल लेते हैं तो यहाँ से जो है ये अब अगर फियर एक्स्ट्रावैगेंस लगाना चाह रहे हैं तो हाँ ठीक है, अब उसको 6 महीने से था, अब वो तकलीफ़ बढ़ रही है, अब उसको काम करने में दिक्कत हो रही है, तो लग सकता है। दूसरी तरफ ये ब्रानिया का भी पेशेंट हो सकता है, क्योंकि अभी जब तक उसका जो है उसके काम में बाधा नहीं आ रही थी बिजनेस वाले में, तब तक तो ये काम चला रहा था, यहाँ पे वो आ सकती है। तीसरी चीज़ सल्फ़र भी हो सकती है, सल्फ़र भी वेल्थ में था पहले, सल्फ़र के वीडियो में आपको बताया गया है, सल्फ़र में है यही होता है कि पहले वेल्थ में था, वेल्थ के बाद वो धीरे धीरे और बढ़ा और डिल्यूजन थिन गेटिंग ईज में गया, अब फियर पॉवर्टी आप में जा सकता है। तो एक अगर हम स्टेटमेंट पे, एक पर्सन की लाइन पे अगर हम रूब्रिक लेंगे तो अक्सर हमसे गलती हो जाती है। और हम करते क्या हैं, कई बार ये गलती मैंने भी की है, सभी लोग अक्सर ये करते हैं, खास करके न्यूकमर्स, कि जैसे पेशेंट बोलता जाता है वैसे वैसे रूब्रिक बनाते जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। अभी देखिए कि यहाँ पर ये अगर जो है ओपीएम का पेशेंट होगा तो फिर आगे उससे कैसे क्वेश्चनिंग करेंगे और कैसे फिर उसमें निकालेंगे, या सल्फ़र को होगा। तो अगर वो पेशेंट कह रहा है कि अभी जो है इसके बाद अब हमको लिखने पढ़ने में तकलीफ़ होने लगी तो हम आए हैं। अगर ये सल्फ़र का बंदा होगा तो सल्फ़र का जो पेशेंट होगा वो वेल्थ की बात करेगा। वो जो है जब वो बैठ करके बात करेगा तो डॉक्टर साहब पहले तो मैं जो है दो दिन तक मतलब या 2-2 घंटे तक बैठ के लिख सकता था, पहले मेरे पास इतना था, पहले मुझे मतलब जब जहाँ पे भी सल्फ़र होगा वहाँ वेल्थ दिखेगी, लेकिन जहाँ पे ओपीएम होगा वहाँ पे उसका कंटेंटनेस दिखेगा। डॉक्टर साहब मुझको पता था कि ये ऐसे हो रहा है, लेकिन 1-2 बार मुझको और भी पहले ये दर्द उठा था, लेकिन वो 2-3 दिन में समाप्त हो गया था। अब की या 2-3 महीने में समाप्त हो गया था, मैंने थोड़ा सा इसमें जो है कुछ अपना इधर उधर की दवाई ली थी, लेकिन अब की जो है ये समाप्त ना होने के बजाय बढ़ रहा है, और अब जो है अब तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है कि अब मुझको ये दिक्कत हो रही। मतलब उसको जो है, और उसको जो है जो उसकी जो ओपीएम का पेशेंट होगा
उसके जो बात करने का ढंग होगा उसमें ये दिखेगा, उसमें फियर ये दिखेगा कि ये बढ़ रहा है, बढ़ गया और अब इसके बाद जो है ये इस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो अचानक वो सडन वो वहाँ से उठ के आता है। तो इस तरीके से हम फियर एक्स्ट्रावैगेंस को ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम लोग जब गांव में रहते थे तब की बात है, अभी हमको याद आई, ये ओपीएम को हमने डिस्क्राइब करना शुरू किया। तो पिताजी हमारे प्रैक्टिस करते थे गांव में। उस समय क्या होता था कि कई सारे लोग रात में आते थे और रात में 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे जब सो जाते थे पापा, तब जो है वो बेल बजाते थे या वो नॉक करते थे। तो उसके बाद ये उठते थे, तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि वो जो है अभी इनको 3-4 बार लैट्रिन जाना पड़ा अभी रात में 8-9 बजे के बाद से। अच्छा, तो और सुबह कैसे थे? नहीं, सुबह से भी था, लेकिन सुबह जो है एक बार गए, फिर दोपहर में गए, फिर शाम को जो है गए, लेकिन अब जो है अब ये बढ़ गया। तो पापा बहुत गुस्साते थे उनके ऊपर और कहते थे कि जब तक तुम लोग जो है दिन में जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी तब नहीं आ सकते थे, रात में जो है हमको परेशान करने के लिए आते हो। या कभी कभी झल्ला भी जाते थे, हमसे भी कहते थे ये सब ऐसे ही हैं, दिन में नहीं दिखाएंगे, रात में जब सो जाओ तब फिर ये आते हैं। तो हमको उस समय लगता था कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे तो जब भी पेशेंट आएगा आपको देखना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि ये ओपीएम के लोग होते थे जो दिन में इंतज़ार करते कि चलो अभी 1 बार हुआ, अभी 2 बार हुआ और अब ये 3-4 बार हो गया। तो वो कहते भी थे कि अब डॉक्टर साहब अब ऐसा लग रहा है कि अब ये बढ़ता ही जा रहा है। ये वर्डिंग होती है ओपीएम की, डॉक्टर साहब अब ये लग रहा है कि अब ये बढ़ता ही जा रहा है, अब जो है अब इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एडमिट भर्ती होने की गुंजाइश आ जाए। तो ये होता है। फिर उसके बाद जो है एक और केस था छोटा सा, उसमें क्या था कि कॉन्स्टिपेशन था। एक हमारे रिलेटिव हैं, उनको 3-4 दिन से कॉन्स्टिपेशन था, 3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन था शायद, लेकिन उन्होंने किसी से बताया नहीं। रूब्रिक है इसमें इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, और रूब्रिक है इसमें वेल सेज व्हेन ही इज वेरी सिक कंटेंटमेंट क्वाइट। तो इस तरीके की रूब्रिक्स हैं। तो 3-4 दिन तक जब तक उनको मतलब 3-4 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मुझको 3 दिन से लैट्रिन नहीं हुई है, और उसके बाद में शायद 4th डे जब वो शाम को लैट्रिन फिर गए और नहीं हुई, तब वो निकल के आए। उसके बाद में तुरंत चिल्लाना शुरू किया कि एक काम करो, हमको ले चलो हॉस्पिटल, ले चलो और एनिमा लगवा दो, ये हुआ वो हुआ। तो घर वालों में किसी को पता भी नहीं था कि इनको 2-3 दिन से ऐसी प्रॉब्लम थी। जाते वो रोज़ थे लेकिन होती नहीं थी। तो ये उन्होंने तो जो है सब लोगों ने कहा, अरे अभी अचानक मतलब ऐसा क्या हो गया? तो बताया कि मुझको 4 दिन से जो है स्टूल नहीं पास हुआ है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, अभी रात है, अभी कोई ऐसी बात नहीं, कहीं कोई तकलीफ़ है, कहीं कोई दर्द है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमको जो है अब ये लग रहा है कि अब ये नहीं होगा। और 4 दिन हो गया, मतलब 4 दिन तक वो चीज़ नहीं याद आई, लेकिन चौथे दिन अचानक वो याद आ गया कि अब 4 दिन हो गया। तो फिर हमारे पास जो है फ़ोन आया, बात हुई, तो ओपीएम हमने दूसरे दिन सुबह दिया और दूसरे दिन दोपहर में नॉर्मल सॉफ्ट स्टूल पास हुआ, मतलब विदाउट एनी पेन। तो क्योंकि जो है वो पहले कंटेंट फेज में थे और अचानक वो फियर एक्स्ट्रावैगेंस में गए। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाली जो बात है जो मैथमेटिका में लिखी हुई है, वो ये स्टेज एक दूसरे को ऐसे अल्टरनेट करती है। ये है। कुछ और सटल केसेज है, कुछ और सटल वो हैं, उनको हम देखते हैं। एक अभी ये हमको लगता है कि 15-20 दिन पहले एक लेडी हमारे पास आई थी। तो उनको कुछ प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम थी। यहाँ पर जो है बाल के नीचे कुछ क्रस्ट और इचिंग टाइप का था, डेंड्रफ जैसा था। वो हमको जो है एक्जिमा जैसा लग रहा था यहाँ पे। तो उनसे जब बातचीत हुई तो हमने कहा, हाँ बताइए आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि हमको जो है थायराइड है, ब्लड प्रेशर है और शुगर है, और तो इसकी दवाई तो हमारी जो है लखनऊ से चल रही है, और आर्थराइटिस है, तो इसकी दवाई तो हमारी लखनऊ से चल रही है। तो हमने कहा अच्छा होम्योपैथिक दवा लेने हैं कि नहीं, हम एलोपैथिक दवाई इसकी ले रहे हैं, वो दवाई तो मेरी चल ही रही है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, हम आए हैं आपको ये चीज़ दिखाने के लिए। तो देखा हमने, तो हमने कहा अच्छा बताइए। जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है नॉर्मली कि ये कब से है आपको, ये सभी पूछते हैं।
तो ये केस टेकिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। उससे हमको पेशेंट का अपने बीमारी के प्रति रिएक्शन पता चलता है, बीमारी के प्रति सीरियसनेस पता चलती है और ये जान पाते हैं कि ये किस स्टेज में है। तो उन्होंने बताया कि ये सर हमको जो है पहले 3-4 महीने पहले भी 1-2 बार हुआ था, तो हमने वहाँ पे दिखाया था डॉक्टर साहब से को, तो उन्होंने एक आध शैम्पू वैम्पू लिख दिया था, तो अपना ये ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर दोबारा हुआ, फिर ये अपने आप ही ख़त्म हो गया। लेकिन अब की इस बार जब हुआ तो ये जो है पहले 1-2 पैच होते थे, लेकिन अब ये 2-3 पैच हो गए। तो अब हमको लगा कि नहीं, अब इसको जो है अलग से किसी को दिखाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जब आप वहाँ लखनऊ दिखा ही रही हैं, इतनी सारी दवाएं खा ही रही हैं, तो एलोपैथिक में इसको क्यों नहीं दिखाया आपने? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ऐसा है कि एलोपैथिक में इसलिए नहीं दिखाया कि उसमें वो फिर इतनी दवाई लिख देंगे। तो हमने कहा कि दवा तो हम भी आपको देंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपको एक दवाई दें, हो सकता है 3 दवाई दें, 4 दवाई दें। मतलब अब हम उसका कंसर्न यहाँ पे देखना चाह रहे थे। ये भी एक तरीका है कि केस में कैसे बाल की खाल निकालना पड़ता है, और जब तक आप वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक गलती होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे अगर हम ये ले लेते कि एलोपैथिक दवाई से डर है उसको, तो फियर पॉइजन ऑफ बीइंग या फियर, तो इस तरीके से हमको साइड इफ़ेक्ट वाले रूब्रिक पे जाते तो 2-4 रूब्रिक में हम फंस सकते थे। लेकिन फिर हमने कहा कि दवा तो हम भी देंगे, तो हाँ, तो हमने कहा कि दवा तो हम भी देंगे आपको, तो और हो सकता है कोई जरूरी नहीं एक दवाई दें, हो सकता है वो एक ही दवाई देते, हम 3-4 दवा देते। तो उसने कहा कि नहीं सर, वो जो है जो एलोपैथिक दवाएं हैं उनका साइड इफ़ेक्ट भी तो होता है। तो हमने कहा साइड इफ़ेक्ट तो होता है, लेकिन फिर भी तो आप इतनी दवाई तो खा ही रही हैं। जब आप शुगर की, थायराइड की, ब्लड प्रेशर की और जो है आर्थराइटिस की 4 बीमारी की दवाई खा ही रही हैं, तो इसमें एक दवाई और जुड़ जाएगी तो क्या होगा? तो उसने कहा कि सर इतनी दवाई हो जाती है। तो हमने कहा कि, तो फिर उसने कहा कि सर अब उसमें जो है इतना तो चल ही रहा है पहले से, और उतना लेना ज़रूरी भी है, लेकिन अब ये जो है उसमें बाल की दवाई और अलग से करना, ये जो है ये समझ में नहीं आ रहा है। उसमें जो दवा, उसमें अगर वो 1 भी 2 दवाई जोड़ेंगे तो भी हमारे लिए वो बहुत हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर देखिए, उसने जो है साइड इफ़ेक्ट के लिए भी एक लिमिट बना के रखी हुई है, उसमें 1 भी दवाई और जुड़ी तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। जबकि होम्योपैथिक की मैं अगर 5 शीशी उसको पीने के लिए दूंगा तब भी वो एक्स्ट्रा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक अलग पैच हो गया, ये दूसरा पैच बनेगा, तो वो उसमें मर्ज नहीं करेगा, वो वहाँ से फैल करके वो उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है भी ये पेशेंट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम और बताएंगे कि जब ओपीएम का पेशेंट हमारे पास आता है तो वो किस तरीके से हमको शो करता है, कैसे बताता है कि लिमिट क्या होती है, हमको लिमिट बनाता है वो उस समय। पेशेंट का वर्जन होता है, जैसे कि आपके पास आया, उसने बताया कि पूछता है अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ़ है, ठीक है, तो आप कहते हैं चलिए ठीक है, हम जो है आपको दवा बनाते हैं। तो फिर आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब कितना समय लग जाएगा, ये कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा। अगर आपने उसको कहा 3 महीना समय लग जाएगा, ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब एक उसने समय ले लिया, एक उसने अपने लिमिट बना ली। डॉक्टर साहब खर्चा कितना लग जाएगा, खर्चा कितना लगेगा, मतलब उसको आइडिया नहीं है। ग्रोपिंग एज इफ डार्क में है रूब्रिक में, सारी रूब्रिक हम अलग से लेंगे, तो ग्रोपिंग एज इफ डार्क में है, अंधेरे में है, उसको पता नहीं है, तो वो ग्रोप करता हुआ कि डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, इसमें लगभग पैसा कितना लग जाएगा, आपकी फ़ीस कितनी है। एक लिमिट को वो बनाने की कोशिश करता है और देखता है कि आप उसकी लिमिट और उसकी जो परचेजिंग पावर है, आपका जो फीस है उसकी परचेजिंग पावर, वो उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने बता दिया कि 1 हफ्ते की दवाई लगभग आपकी 1500 से 2000 रुपये पड़ जाएगी। अरे डॉक्टर साहब ये इतना, ये तो जो है होम्योपैथिक दवाई तो 100-150 रुपये में आती है या 300-400 रुपये में आती है, आप तो 1500 बता रहे हैं। देखिए कई बार आपने ये मार्क किया होगा, और इस चीज़ को ज़रूर देखिए कि जो पेशेंट, जो यही पेशेंट मेरी थी, या कई पेशेंट आपके पास ऐसे आते हैं जो एलोपैथिक मेडिकेशन के अंदर रहते हैं और उसमें से किसी एक चीज़ की दवाई लेने आपके पास आते हैं।
तो जब वो एलोपैथिक के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो 500 रुपये फीस दे करके 1,500 रुपये वो इन्वेस्टिगेशन में खर्च करके 3,000 रुपये की दवाई लेकर के आते हैं, 5-6 हज़ार का उनका बजट बन जाता है। वहाँ पर उनको कोई जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। लेकिन जब होम्योपैथी में आते हैं और उनको 1,500 रुपये खर्च करना होता है तो तुरंत वो शरीक करते हैं। वो तुरंत उनको लगता है अरे इतना ज़्यादा पैसा, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक लिमिट बना लिया उन्होंने कि होम्योपैथिक की दवा, उनके दिमाग में होम्योपैथिक की दवा 100, 200, 10, 20, मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग लिमिट हो सकती है, 1,000, 500, तो एक लिमिट बना दिया। उस लिमिट को वो क्रॉस कर रही है। यहाँ पे ये मायने नहीं रख रहा है कि पैसा एक बीमारी के लिए कितना खर्चा हो रहा है, यहाँ पे ये मायने रख रहा है कि किस दुकान में हम गए। जैसे आप खाना खाने जाएंगे, ढाबे में खाने जाएंगे और 5 स्टार में खाने जाएंगे, तो जब आप 5 स्टार में खाना खाने जाएंगे तो आप 5,000 की लिमिट लेके चलेंगे। जब ढाबे में खाने जाएंगे तो 500 की लिमिट लेके चलेंगे। ढाबे में अगर 500 वाला खाना 1,000 का मिल गया तो आप कहोगे बहुत महंगा है, लेकिन अगर वही 5 स्टार में 5,000 वाला खाना 3,000 में मिलेगा तब भी आपको ये 3,000 सस्ता लगेगा, ये 1,000 महंगा लगेगा। ये होता है फियर एक्स्ट्रावेगेंस। इसको ऐसे समझिए, फियर एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब कि जो लिमिट हमने बना रखी है उस लिमिट को जैसे ही क्रॉस होने लगेगी वैसे ही ये पेशेंट वो श्रीक करेगा, वो पेशेंट चिल्लाने लगेगा। डिस्टेंस के लिए हो सकता है, समय के लिए हो सकता है। एक पेशेंट हमारे पास आया था, वो जो है उसका ट्रांसफ़र हो गया था। वो उसका ट्रांसफ़र जो पहले वो था, पहले अपने जो होम टाउन था वहाँ से 100 किलोमीटर पे था। इस बार उसका ट्रांसफ़र वो 300-350 किलोमीटर पे हो गया था। अभी इधर जो है जो मेडिकल विभाग में बड़े ट्रांसफ़र हुए थे बाबुओं के, इसमें था। तो उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो जो है जब उससे हमने बात की तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमको जो है जब से वहाँ गए हैं तब से मतलब एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा कि ऐसा हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा कि घर से जाने की वजह से, तो उसने कहा हाँ घर से दूर जाने की वजह से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि अब तो जाना है, अब तो गए, नौकरी तो करनी ही है। तो हमने कहा कि ठीक है। तो उसने बताया कि पहले जो है अगर ये 100-150 किलोमीटर तक भी हो जाता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने कहा अगर मान लीजिए कि 150 किलोमीटर पे आपका हो जाता तो क्या आप रोज़ अप डाउन कर लेते? चलिए ऐसे तो 40-50 किलोमीटर पे है तो आदमी रोज़ अप डाउन कर लेता, लेकिन क्या 150-200 किलोमीटर पे था तो आप रोज़ अप डाउन कर लेते? उसने कहा नहीं सर, फिर भी थोड़ा सा फीलिंग तो रहती है कि हाँ घर के करीब हैं। तो उसके लिए उसकी जो ये लैंग्वेज थी, उसकी जो ये बात थी कि 150-200 कह रहा था कि यहाँ तक तो हम आते जाते रहते हैं, ये हमारे लिए फेमिलियर है, लेकिन वहाँ हम कभी गए नहीं, वो बिल्कुल नई जगह है। तो इस तरीके की जो बात थी कि ये तो इसके लिमिट के अंदर में था, लेकिन वो जो है वो उस लिमिट को क्रॉस कर गया, थोड़ा सा क्रॉस किया। 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक आप जा सकते हो, 100 किलोमीटर आप और आगे चले गए तो वो उसने उसको, एक सामान्य सी बात है जाना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन यही चीज़ जैसे लिमिट क्रॉस हुआ वैसे ही वो एंजाइटी में चला गया, वैसे ही वो डिप्रेशन में चला गया। मतलब उसकी फेज तुरंत कंटेंट वाले से वो तुरंत उसमें चली गई। तो जब आपको ये ओपीएम में ये रूब्रिक लगाने से पहले की कंडीशन भी थोड़ा सा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कई बार पेशेंट से, उनके घर वालों से, उनसे जानना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये बंदा जो है वो बिल्कुल कंटेंट फेज में रहता है, बिल्कुल उसमें रहता है, इसको कहीं कोई टेंशन नहीं रहती, बड़ी बड़ी चीज़ों को ये छोटी छोटी चीज़ें समझता है, इस तरीके का बंदा रहता है। लेकिन जैसे ही ये इसकी लिमिट क्रॉस होती है ये तुरंत पैनिक सिचुएशन में चला जाता है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जैसे अभी वही है ना कि पेशेंट कई बार आते हैं, डॉक्टर साहब ये मुझे जो स्पॉट है ये इसकी दवाई लेनी है। अच्छा ठीक है, कब से है? ये सर हमको हो गया कि ये करीब महीना 1.5 महीना से है। तो अभी तक आपने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया, पहली बार देखा कि हाँ है तो हमने सोचा ठीक हो जाएगा, ये बहुत कॉमन वर्जन, हमने सोचा ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सर ये जो है कल परसों जब मैंने देखा तो ये बढ़ रहा था,
ये जो है ये इतना सर बढ़ गया। मतलब जब ये बात करेगा तो उसकी जो भाव भंगिमा है, जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो सर अब ये बढ़ रहा है। इस तरीके से वो फियर उसके चेहरे पे कभी दिख भी सकता है। तो इस तरीके की अगर बात होती है तो यहाँ पर हम फियर एक्स्ट्रा बैगेज लगाएंगे। बहुत अच्छी रूब्रिक है और बहुत सारे इसके वर्जन हैं। बहुत तरीके के पेशेंट जो है इस चीज़ को लेकर के आते हैं, कई बार सटल रूप में लेकर के आते हैं और हमको ये डायरेक्ट रूब्रिक नहीं दिखती, लेकिन जब हम जो है वो क्वेरी करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं तो लास्ट में ये समझ में आता है कि अच्छा अब ये इसकी लिमिट क्रॉस हो रही है, इसलिए ये पेशेंट जो है तबीयत ख़राब हो रही है, या इसलिए अब ये हमारे पास आया है। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा जो है वो लर्निंग रहा होगा, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ इस रूब्रिक के बारे में और आपको जानकारी मिली होगी। तो साथियों, अब हम आपसे अलविदा बोलेंगे। और अगर ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया हो, चीज़ों को जो है कुछ सीखने को मिला हो तो इसको आगे शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए।